अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मैं करवाने जा रही हूं। उनके तारुफ के हवाले से भी यकीनन डिटेल के साथ हम बात करेंगे और फिर साथ साथ उनका जो एक्सपीरियंस है उसको भी आज के प्रोग्राम में मैं शेयर करना चाहूंगी। एक्सपीरियंस हम किसी भी शख्स से जब उसका पूछते हैं तो वो अपने यकीनन जितना अरसा गुजरा होता है फील्ड में वो बता रहे होते हैं, जो उन्होंने किया होता है उसके बारे में बता रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स ऐसा हो जो यूथ के करियर पे भी बात कर रहा हो, डेवलपमेंट पर भी बात कर रहा हो, टीचर्स को भी पढ़ा रहा हो, यूनिसेफ के साथ भी काम करता रहा हो और आजकल भी सेशंस और ट्रेनिंग का सिलसिला जारी हो, तो यकीनन ऐसे शख्स को हम कहते हैं कि ये मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी के मालिक हैं। यकीनन मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो कुछ ऐसी ही पर्सनैलिटी हैं। 26 इयर्स अरसा हो गया, यानी 26 साल का अरसा एक अच्छा खासा टाइम होता है। एक्सपीरियंस है जो ये पढ़ाते रही हैं। 11 से 12 अगर मैं फिगर गलत नहीं बता रही तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते रहे। जनाब, हम जब स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट चलें, हम वक्ती तौर पे इमेजिन करते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। हम जब किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यूनिवर्सिटी से पढ़कर जब बाहर निकलते हैं तो हम अपने आप को बड़ा एजुकेटेड महसूस कर रहे होते हैं। फीलिंग्स होती है ना बंदे की, हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, भाई हमने पढ़ लिया है, अब हमने यूनिवर्सिटी का जो सफर था वो भी तय कर लिया है। फख्र होता है इंसान को अपने ऊपर, एक फीलिंग्स आ रही होती है, एक्साइटमेंट होती। अच्छा, वो शख्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हो, फिर एक नहीं दो नहीं 12 यूनिवर्सिटीज में उन्होंने पढ़ाया हो, तो फिर उसको कैसी फीलिंग्स होंगी और कमाल का तजुर्बा होगा। टीचर्स को ट्रेनिंग देना, बच्चों को पढ़ाना जबरदस्त किस्म की बात है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं यूनिसेफ के साथ, तो यूनिसेफ के साथ भी तकरीबन एक अरसा इन्होंने काम किया है, 5 साल का अरसा, और एजुकेशन के शोबे में ही अपना किरदार अदा किया। बहुत अच्छी बात है। कैरियर काउंसलिंग, अभी मैट्रिक के रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई है, आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं, रिजल्ट आ गया है, अब आगे अपनी अपनी फील्ड को चुनना है, किसने क्या बनना है। इस पर आजकल तक वो दो है, मुख्तलिफ कॉलेजेस के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है, प्रोस्पेक्टस ले रहे हैं, देख रहे हैं क्या चार्जेस हैं, क्या है सेशंस, क्या ड्यूरेशंस हैं, क्या बनना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है ये बच्चों के लिए, क्योंकि ये वो वक्त है जब आप अगर ट्रैक से हट जाएं तो फिर आप जो है अच्छा खासा हट जाते हैं और वो यकीनन मुस्तकबिल में आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। इस पर मैं चाहती हूँ कि हम बात करें ताकि हमारे तमाम वो फ्रेश बच्चे जिन्होंने अभी मैट्रिक किया है उनके लिए आसानी हो सके। बड़े ध्यान के साथ आज का प्रोग्राम देखें, आपको टिप्स मिलेंगी आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि इंडस्ट्री में भी हम बात करें, जहां पर हम बात करते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो यकीनन मुख्तलिफ लोग यहाँ पर अपना किरदार अदा करते हैं, जिनमें से चंद के साथ मुलाकात मैंने आपकी पहले भी करवाई और इस पर हमने बात भी की। आज की पर्सनैलिटी जो है वो भी जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है। जनाब, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज कमेटी के हमारे जबरदस्त से कन्वीनियर हैं। मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोफेसर सज्जाद हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपको पता है मैं ड्यूरिंग आपके इंट्रो यूं देख रही थी कहीं मैं कुछ ज्यादा या कुछ गलत तो नहीं बोल गई। माशाल्लाह से ठीक ठाक आपका एक्सपीरियंस है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम। प्रोफेसर साहब, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज सोच रही हूँ कि कहाँ से करूँ। माशाल्लाह से ठीक ठाक आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन चूंकि हमारे मैट्रिक के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। हर कोई इस तगोदो में है कि अब उसने किधर को जाना है, डॉक्टर बनना है, क्या इंजीनियर बनना है, आईटी की तरफ जाना है या इसके अलावा कोई और शोबा चुनना है। इसी तगोदो में प्रोस्पेक्टस भी लिए जा रहे हैं, डिस्कशंस भी चल रही हैं, फ्रेंड्स के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी। एक तो हमारी ये कैटेगरी है, एक हमारी वो कैटेगरी है जिसमें पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है, आप प्री मेडिकल में जाएंगे, आपने टीचर बनना है, आप इस तरफ जाएंगे, देखो आपके अब्बा भी ये थे, कितनी अच्छी जिंदगी गुजरी है, आपने भी यही बनना है। अब बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, बच्चा अब क्या करे, मजबूरन बेचारा कह रहे थे जी 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 जी। क्या कहेंगे इस सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कोहिनूर का शुक्रिया, बड़ा अच्छा मौजू है, करंट आज का मौजू है। और जैसे आपने बताया कि आज ही दाखिले शुरू हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली कोविड में भी और उससे पहले भी जैसे ही दाखिलों का सिलसिला शुरू होता है, नतीजे आते हैं, उस वक्त लोग फैसला करना शुरू हो जाते हैं कि किस किस कॉलेज के बाहर लाइन में लगना और जहां पे नंबर आ गया हाँ, और वहां पर दाखिला हो गया। इसकी तशबीह ऐसी है कि जैसे मैं लारी अड्डे पे चला जाऊं और बहुत अच्छी अच्छी बसें खड़ी हों, जिस बस में मुझे सीट मिले मैं बैठ जाऊं और जहां वो मुझे ले जाए मैं चला जाऊं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 70-75 साल से यही हो रहा है पाकिस्तान में कि जिस सीट को आप हासिल कर लेते हैं, जिस
بس میں آپ کو جگہ مل گئی اس میں بیٹھ جاتے ہیں, چاہے وہ میڈیکل کی بس ہو, انجینئرنگ کی ہو, آرٹس کی ہو, سائنس کی ہو, نیوٹریشن کی ہو. یہ 4-5 مشہور بسیں ہیں اور وہ جہاں پہنچا دیتی ہیں وہ بچے کی قسمت وہی بن جاتی ہے. ہم پہلے اپنی منزل کا تعین نہیں کرتے کہ اس جگہ جانا ہے, اس کے مطابق اس بس کو منتخب کر کے, تلاش کر کے, توگو دو کر کے وہاں نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج نوجوان جو ہیں, ہمارے بچے بچیاں جو ہیں, ان کو خصوصی طور پہ ایک کام جو ہے سب سے پہلے کرنا چاہیے, اور وہ کام ہے ڈسکوری کا, سیلف ڈسکوری کا, خود شناسی کا. جب تک خود شناسی نہیں ہے تو اس وقت تک کوئی بھی انتخاب جو ہے منزل کا پراپر نہیں کیا جا سکتا. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ اگر مجھے ہوا کے جھونکے کے ساتھ جدھر کو ہوا لے جائے وہ اڑا کے اور میں اڑ جاؤں, تو پھر جب وہ ہوا رکے گی اور دوسری طرف چلے گی میں ادھر چلا جاؤں گا. اور اگر میں نے انتخاب کیا کسی شعبے کا, کسی پیشے کا جس کے ساتھ میں کمیٹڈ ہوں, جو میرے لیے سوٹیبل ہے, میری انٹرنل کیپبلٹیز کے لیے سوٹیبل ہے, میری فیملی کے لیے, میری سوسائٹی میں اس کی نیڈ ہے, تو پھر میں بہت زیادہ کامیابی کے ساتھ اپنے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہوں. بیڈ لک اسے شروع ہوتی ہے کہ جب پیرنٹس اور اس کے بعد دوسری سطح پہ ٹیچرز وہ بچے کی مائنڈ کی کسٹمائزیشن کر دیتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یا پیرامیڈکس بننا ہے, یا آرٹسٹ بننا ہے, وٹ ایور. انفارچونیٹلی بچے کو زیادہ اپرچونٹی نہیں دی جاتی, موٹیویٹ نہیں کی جاتا کہ وہ ڈسکور کرے. اوکے. اچھا, کوئی بڑا کرکٹر لے لیں, کوئی بڑا آرٹسٹ لے لیں, مثلا وسیم اختر ہیں, ہاں وسیم اکرم ہیں, نصیر صاحب ہیں, اعظم صاحب, کوئی بندہ لے لے. وسیم اکرم صاحب اگر ہاکی میں چلے جاتے کسی کے کہنے پہ تو وہ 2-4-6 مہینے کا ہاکی کھیلتے, اس کے بعد زخمی ہو کے گھر بیٹھ جاتے. لیکن ہی ڈسکورڈ ہمسیلف کہ ہی از بیسٹ فار کرکٹ اینڈ ہی شائن. اس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. میں کیریئر کاؤنسلنگ کے 2 فنڈامنٹلز بتا دیتا ہوں آپ کو, اور خاص طور پہ بچوں کو اس طرف جو ہے میں چاہتا ہوں کہ توجہ کریں اور اپنے ایک مستقل بنیادوں پہ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں. پہلا سٹیپ یہ نہیں ہے کہ میں نے داخلہ لینا ہے, پہلا سٹیپ یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس شعبے میں داخلہ لینا ہے. اس شعبے کے بہترین انسٹیٹیوشن کا انتخاب کرنا چاہیے مجھے, ٹھیک ہے, چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. جب میں صحیح پیشے کا, صحیح سمت کا تعین کر کے اور سفر شروع کروں گا تو منزل پہ پہنچ جاؤں گا, ورنہ میں نہیں پہنچوں گا. پاکستان میں جو کیریئر کاؤنسلنگ کے نام پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ صرف ایڈمیشن گائیڈنس ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلا میرے 1036 نمبر آ گئے یا میرے 960 نمبر آ گئے تو مجھے گائیڈ کرنے والا ٹیچر یا پیرنٹ یا کزن یا بھائی یا سہیلی یا دوست وہ یہ بتاتا ہے کہ ذرا اس کالج میں داخلہ آ جائے گا, اس کی اتنی فیس ہے, اس کا اتنا پہلے میرٹ تھا, اس سال اتنا ہوگا, جاؤ داخلہ لے لو, وچ از ایبسلیوٹلی ربش. پہلا جو سٹیپ ہے وہ ڈسکوری کا ہے. میں اس کی مثال میڈیسن سے دیتا ہوں کوئکلی آدھے منٹ میں, کہ جب مجھے تکلیف ہوتی ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے, سردی لگ رہی ہے, لاغر ہو گیا ہوں میں, تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور ڈاکٹر ایک پرچی لکھ کے دیتا ہے اور جا کے ٹیسٹ کروانے کو کہتا ہے. تو سب سے پہلے میرا ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ ویئر آئی ایم گڈ ایٹ. ٹھیک ہے. جیسے میڈیسن میں دوائی کھانے سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے, یہاں کیریئر چوز کرنے سے پہلے میری کیپبلٹی کا ٹیسٹ پوری دنیا میں ہوتے ہیں. ہم بھی پاکستان میں کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, میرے دوست ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہیں. ہم کیریئر ٹیسٹ کرتے ہیں, 100 سوالات پوچھتے ہیں, 100 سوالات کے نتیجے میں ہم اس کو اس کے پریفرڈ کیریئرز تک بتا دیتے ہیں. جب ٹیسٹ ہو کے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ 3-4 ایریاز ان میں اچھا پرفارم کر سکتی ہوں, تو وہ بچی انشاءاللہ قوم کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی سب کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور یہاں پر دوسری منزل ہے کہ پھر ادارے کا انتخاب, اور تیسری منزل ہے کہ پھر پیشے میں آگے جا کے مینٹورشپ کا لینا. تو پہلے ہوتا ہے کیریئر ٹیسٹنگ, کیریئر ٹیسٹنگ کے بعد کیریئر کاؤنسلنگ, اور کیریئر کاؤنسلنگ کے بعد کیریئر مینٹورشپ. یہ فاسٹ ٹریک 3 ہیں, ویسے 5 ٹریک ہیں. سب سے پہلے کیریئر لٹریسی ہے, کیریئر لٹریسی کے بعد پھر ٹیسٹنگ ہے, کیریئر ٹیسٹنگ کے بعد تیسری سٹیج ہے کیریئر میپنگ, کیریئر میپنگ کے بعد کیریئر کاؤنسلنگ, اور کیریئر کاؤنسلنگ کے بعد پھر مینٹورشپ کی 5ویں سطح آتی ہے. اگر اس ٹریک سے کوئی بچہ جو ہے گزر جائے سکسیسفلی, تو دنیا کے کسی کونے میں وہ ناکام نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے مثال بیٹھی ہے, میں ایک عام سے گورنمنٹ اسکول, گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوا ہوں, اور میں نے دنیا کے 40 ملکوں میں وزٹ کیا ہے. کسی ملک میں میں نہیں پڑھا, ٹوٹل پاکستان میں نے پڑھا ہے, اور مختلف یونیورسٹیز میں اور کالجز میں دنیا جہان میں جا کے میں پڑھاتا ہوں. بالکل, ماشاءاللہ جی, زبردست. پروفیسر صاحب بتائیے گا, جہاں پر ہم کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پر میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم بات کریں, اور آج کل تو بہت ہی زبردست ہے اور بہت ضروری ہے. میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے چونکہ ہم نے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کیا, اور پھر اس سے آگے ہم چلیں گے کہ ٹیچرز کے کیا ایشو ہیں, ٹیچرز کو بھی ماشاءاللہ سے آپ ٹریننگ دیتے ہیں. پروفیسر صاحب بیان کیجئے گا
बच्चा जब 9th और 10th में जाते हैं उसने साइंस रखी है या आर्ट्स रखी है, ये एक अलग स्पीच है। अब उसमें टीचर्स को ये जानना चाहिए, या आपके स्कूल में, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं या आप प्राइवेट स्कूल में हैं, इस चीज को सोचना होगा प्रिंसिपल ने या आपके उस सारे सेटअप को मैनेज करने वाले शख्स ने, चाहे वो आदमी है या औरत है, कि 9th और 10th के स्टूडेंट को किस चीज में इंटरेस्ट है। कैरियर काउंसलिंग का एक कोई पीरियड मैनेज करना होगा, जो कि अब तक बिल्कुल भी नहीं है हमारे 9th-10th में, तो बिल्कुल नहीं है। इससे आगे अगर होगा, या मुख्तलिफ सेशंस हैं माशाल्लाह से जैसे आप देती हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन मस्ट होना चाहिए 9th-10th में, ताकि बच्चों के बारे में समझ में आ सके कि इसने किधर को जाना है, और पेरेंट्स उनके साथ बैठ के बात करें कि हाँ मेरे बच्चे को इसमें इंटरेस्ट है, और फिर मैट्रिक के बाद उसके लिए उसने कौन सी फील्ड चूज करनी है, उसके लिए आसानी हो सके। मैं ये चाहती हूँ कि इस पर बात होनी चाहिए, जबकि इस पर बात कोई करने को तैयार नहीं है और इसे जरूरत ही नहीं समझते, जबकि ये बहुत जरूरत है। बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, तालीमी इदारे का भी फर्ज है और वालिदैन का भी फर्ज है, और इससे अबव स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान में आर्टिकल 25A कहता है कि तालीम जो है वो स्टेट की ड्यूटी है, कंपल्सरी तालीम मैट्रिक तक जो है वो तालीम देना। सर आर्टिकल तो बड़ा कुछ कहते हैं। हाँ, आर्टिकल बहुत कुछ कहता है, लेकिन उस पे उसके साथ साथ यानी तालीम का एक हिस्सा है ये जो कैरियर काउंसलिंग कह रही है ना बच्चे को। मैं जापान में मुख्तलिफ स्कूलों में गया और भी बहुत सारे मुल्कों में, तो वो 6ठी जमात के बाद इसके ऊपर गौर व फिक्र करना शुरू कर देते हैं कि बच्चे के रुझानात क्या हैं, उसकी दिलचस्पी किस चीज में है, किस चीज में बेहतरी हो रही है। तो अगर उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया जाए। मैं यहाँ पर एक और बात आपके सामने रखता हूँ, शायद नाज़रीन के लिए और बच्चों के लिए खास तौर पर बड़ी मुफीद होगी, कि कैरियर गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग के लिए या कैरियर टेस्टिंग के लिए दुनिया में बहुत ज्यादा काम हुआ है। जो लेटेस्ट काम हुआ है इस वक्त, उसमें कैरियर टेस्टिंग के लिए बच्चे से पूछा जाता है, सवालात लिए जाते हैं, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, इंटरव्यू किया जाता है, वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जदीद तरीन जो निजाम है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ना बच्चे से पूछा जाता है, ना उससे क्वेश्चन लिखवाए जाते हैं, ना कंप्यूटर पे उसे बिठाया जाता है, ना उसकी वीडियो बनाई जाती है, ना ही उसके वालिदैन से इंटरव्यू लिया जाता है, ना उनके टीचर से पूछा जाता है, बच्चे को देखा भी नहीं जाता और उसके कैरियर के मुतालिक एक बेहतरीन रिपोर्ट दे दी जाती है। बिल्कुल सही। तो सवाल ये पैदा होता है ये सब कुछ नहीं है तो फिर कैसे होता है? तो डर्मेटोलॉजिक जो सिस्टम है उसके साथ उसके ये 5 पोर्स के बायोमेट्रिक लिए जाते हैं। उसको दुनिया के जदीद तरीन जो सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसके जरिए प्रोसेस किया जाता है और उसकी पर्सनैलिटी का एक पूरा स्केच जो तकरीबन 15 से 20 सफ़ों पे मुश्तमिल होता है उसके पेरेंट्स को दे दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरे वेन से 5 सीसी का ब्लड निकाला जाए और मेरा LFT और CBC और मुख्तलिफ टेस्ट निकाल के मेरे हाथ में दे दिए जाए। तो बच्चे के ये जो बायोमेट्रिक है, स्पोर्स हैं, इनके जरिए जब बच्चा अपनी तश्कील पा रहा होता है पैदाइश से पहले, तो जिस पीरियड में उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, जिस पीरियड में उसके दिमाग ने नशो नमा पानी होती है, उसी पीरियड में ये पोर्स बन रहे होते हैं। इन दोनों की ग्रोथ, इन दोनों की डेवलपमेंट कलेक्टिवली इकट्ठी होती है, एट द सेम पॉइंट इन टाइम डेवलप हो रही है उसी वीक्स में, जिन वीक्स में ब्रेन, ये दोनों इकट्ठे। तो यहां से जो जदीद सिस्टम है, तकरीबन 50 के करीब PhD डॉक्टर्स ने 12 साल रिसर्च करके पूरी दुनिया में और ये काम किया है और 50,000 से ज्यादा लोगों पे इसको टेस्ट किया है और इसकी एक्यूरेसी 80% से ज्यादा आई है। पाकिस्तान में हमने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है और किसी छोटी सी सतह पे अभी हम कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत काम किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा ये मशहूर भी होगा और कोई ऐसे बच्चे जो हैं जो इसमें हेल्प चाहते हैं तो वो कोहिनूर से राब्ता करें और हम इंशाल्लाह उनको गाइड भी करेंगे। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जहां पर हमने चैम्बर का जिक्र किया, माशाल्लाह से एकेडमिया लिंकेज के हवाले से आप कमेटी के मेंबर भी हैं, कन्वीनियर हैं, क्या फायदा हो सकता है इस टाइम मैट्रिक के स्टूडेंट्स को? देखिए, जो इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज कमेटी है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, उसमें मैं को कन्वीनर हूं। उसमें हम यूनिवर्सिटीज को इंडस्ट्रीज के साथ बिठाते लिंक करते हैं और उनको लिंक करने का बुनियादी मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी अमूमी तौर पे पाकिस्तान में डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हकीकी मानों में इसका जो बुनियादी काम है वो नॉलेज क्रिएशन है, रिसर्च है। ठीक है। तो पाकिस्तान में 90% से ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो हैं रिसर्च से ज्यादा डिग्री पे फोकस्ड हैं। ठीक है। जबकि दुनिया में जितनी भी रिसर्चेज आई हैं, जितनी भी डेवलपमेंट हुई हैं, जितने भी फॉर्चून 500 बड़ी कंपनियां, वो ज्यादातर यूनिवर्सिटी से इमर्ज होकर निकली हैं। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री को बिठाने का मकसद लाहौर चैम्बर का ये है कि इंडस्ट्री ने जॉब देनी है, उन्हें किस किस्म का स्किल सेट, किस किस्म का ग्रेजुएट ट्रेंड ग्रूम्ड चाहिए, वो
एकेडेमिया को बताए, एकेडेमिया उसके मुताबिक ट्रेन करके दे, नंबर वन। ठीक है। अदर साइड क्या है, इंडस्ट्री बताए कि हमें ये प्रॉब्लम है हमारी, इसकी रिसर्च करके एकेडेमिया हमें सोल्यूशन दे, और यूनिवर्सिटी वो सोल्यूशन दे इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री उसको इंप्लीमेंट करे। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। सो इट्स अ टू वे ट्रांजेक्शन कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री को हेल्प करे और इंडस्ट्री जो है वो यूनिवर्सिटी को हेल्प करे। तो इस कमेटी का जो मकसद, जो हमने 25 के करीब यूनिवर्सिटीज का MOU करवाया है लाहौर चैम्बर के साथ, उसका बुनियादी मकसद यही है कि इन दोनों को इकट्ठा बिठाया जाए, दोनों अपने अपने रुख पे काम ना करें, ये डब टेलिंग होके एक सिमत में काम करें ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया जो है वो तेजी से घूम सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जहां पर यूथ डेवलपमेंट की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, करियर काउंसलिंग की बात करते हैं, तो ये तमाम चीजें ऐसे हैं जैसे एक सर्कल है, अगर उस सर्कल में से एक भी पॉइंट हट जाए तो वो सर्कल जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, और जहां पे इनकम्प्लीट हो जाता है वहां से चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। एकेडेमिया की जब हम बात करते हैं, लिंक की जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री के साथ, आप लोगों का डायरेक्ट जो आप लोग इस टाइम एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। बच्चे जब अपनी यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, अपने डिग्री होल्डर्स होकर निकलेंगे, तो सबसे पहले वो यकीनन अपनी जॉब तलाश करने के लिए मार्केट में घूमते हैं कि उनको कहाँ पे अच्छी जॉब मिलेगी। जहाँ पे उनको समझ में आता है वहां पे वो ज्वाइनिंग दे देते हैं, जहाँ पे समझ में नहीं आता वहां पे वो डिसहार्ट होके अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, यार इतना पैसा, इतना टाइम लगाया है, अब मैं इतनी सी जॉब जो है वो करूं, परफॉर्म करूं, ज्वाइन करूं। यहाँ पर आकर जो चीज मैंने जाती तौर पर नोट की है वो प्रोफेसर साहब यही है कि आप जहां पर डिसहार्ट होते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, या आपको प्राइवेट जॉब नहीं मिली, या आपको आपके लेवल की जॉब नहीं मिली, उस टाइम जो एक टूट फूट का सिस्टम स्टार्ट होता है ना इंसान के अंदर, वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक सिस्टम होता है, जिससे आपके अंदर जो सलाहियत होती है वो भी खत्म हो जाती है। क्या कहेंगे? ये एक बिटर रियलिटी है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि इंसान की जो अल्लाह ताला ने जो इनबॉर्न पोटेंशियल दिया और फिर एक्वायर्ड पोटेंशियल है वो मिला के वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब होगा तो वो बहुत ही सक्सेसफुल है। अमेरिका में एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट हुई जिसमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब न होने की वजह से इकोनॉमी पे एक बंदा $18,000 का नुकसान पहुंचाता है, बिकॉज इज नॉट फिट फॉर द जॉब एंड इज डूइंग द जॉब। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये है कि मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरा रियल ये वाकया है, रियल एक बंदा है, उसने मैट्रिक साइंस से किया, FSC में उसको दाखिला नहीं मिला, उसने ICS कर लिया, ICS में अच्छे नंबर नहीं आए, BCS में दाखिला नहीं लिया, BCom कर लिया, BCom के बाद उसने MA इकोनॉमिक्स किया, उसको कोई जॉब नहीं मिली क्योंकि उसका फोटे नहीं था। फिर उसने 4 साल का होम्योपैथी का डिप्लोमा किया और आजकल वो सरगोदा के एक इलाके में वीडियो गेम की दुकान चला रहा है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन स्टोरी इन आवर सोसाइटी एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी। अच्छा, अब अगर उसने खुद शनासी की होती, उसे गाइडेंस मिली होती तो वो फिर एक ट्रैक पे चलता। दूसरी बात यह है कि ये बात दुनिया में तस्लीम नहीं की जाती कि कोई बंदा अपनी फील्ड में कॉम्पिटेंट हो और उसे जॉब ना मिले। ठीक है, हम अपने मुआशरे में आज पाकिस्तान में बेरोजगारी काफी ज्यादा है, दुनिया में बेरोजगारी काफी ज्यादा है, लेकिन हम ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को देखते हैं, जानते हैं कि जो सुबह कहीं और जॉब कर रहे होते हैं, शाम को कहीं और जॉब कर रहे होते हैं, वीकेंड पे कहीं और कर रहे होते हैं और कहीं विजिटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस बंदे को काम आता है उसको लोग घर से उठा के ले जाते हैं। पाकिस्तान में हम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनके मतलब स्टेट्स के अंदर केस चला था कि ये हमारे पास काम करेगा, ये हमारे पास काम करेगा। हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं या अच्छे वो आर्टिस्ट हैं या अच्छे कंप्यूटर के IT के बच्चे हैं, वो 4-4, 6-6 कंपनी उनको ऑफर दे रही होती हैं। जॉब के लिए बुनियादी तौर पे एक चीज है जो आपको हेल्प करती है जॉब लेने में, उसका डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक और रिसर्च स्टडी दुनिया में काफी, उसका किससे ताल्लुक? मैं अभी अर्ज करता हूँ। दुनिया में एक और रिसर्च स्टडी हुई जिसमें हजारों की तादाद में बड़ी कंपनियों के मालिकान से इंटरव्यू किया गया, और बड़ी कंपनी से मुराद उन्होंने वो लिया जिसमें सैकड़ों मुलाजिम काम करते हैं, उनके मालिक से, चेयरमैन से, HR हेड से। उनसे पूछा कि आप जॉब देते वक्त किन चीजों का ख्याल रखते हैं, आप लिस्ट बनाएं 20। अच्छा। तो 20 में से टॉप 10 में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट का नाम तक नहीं है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, गिविंग हाई वैल्यू जॉब्स, डोंट वैल्यू डिग्री इन टॉप 10 रीजंस। ओके, डिग्री 13वें नंबर पे आई। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, डिप्लोमा 13 नंबर पे। टॉप पे क्या है? 3 टॉप पे जो चीजें आई उनमें से एक कम्युनिकेशन स्किल है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस है। मसलन हमारा जो निजाम है उसमें बच्चे को हुनरमंदी की तरफ, कैपेबिलिटी की तरफ सोचने के मुतालिक तो आमादा आगाह किया ही नहीं ना जाता। उसे याद करो, लिखो, नंबर लो और ये लो डिग्री। तो जब तक ये चलता रहेगा
उस वक्त तक वही कुछ होता रहेगा जो होता रहा है। तो वी नीड टू चेंज राइट फ्रॉम द बिगनिंग। उर्दू का एक मशहूर एक मतलब पोइट्री का एक हिस्सा है, वो मैं आपको सुनाता हूं कि जब तक वही सोचते रहोगे जो सोचते रहे हो, तब तक वही कुछ करते रहोगे जो करते रहे हो, और जब तक वही कुछ करते रहोगे जो करते रहे हो, तब कुछ वही कुछ होता रहेगा जो होता रहा है। अगर चाहते हो कि ना हो वो सब कुछ जो होता रहा है, तो मत करो वो जो करते रहे हो, और मत सोचो जो सोचते रहे हो। अरे वाह। तो यहां से चेंज करेंगे तो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। यहां से चेंज कैसे किया जा सकता है? यहां से चेंज जो है एक खास पीरियड है, 4 साल से लेके और तकरीबन 8 साल तक पहला उसका ब्लॉक है। उसमें अगर पेरेंट्स और स्कूल के असातिज़ा कराम जो हैं, हमारी मुअल्लिमात और मुअल्लिमीन जो हैं, अगर वो थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं तो बच्चे को याद करने के बजाय सोचने का हुनर दे दें। ठीक है। जब सोचने का हुनर देंगे तो फिर वो यहां से इनरिच होगा। हमें जगह जगह कुरान करीम में हुक्म है तदब्बरून ताकिलून, क्यों जिक्र नहीं करते, क्यों फिक्र नहीं करते, क्यों तदब्बर नहीं करते, क्यों गौर नहीं करते, उसके बावजूद हम नहीं करते। तो उन बच्चों को अगर स्कूल में इनिशियल क्लासेस में अगर सोचने पे आमादा कर दिया जाए, थिंकिंग माइंड्स बिल्कुल सही डेवलप कर दिए जाएं, तो उनकी मिसाल बिल्कुल सीधे दरख्त की तरह होगी जो कि 40 फुट पे 30 फुट पे जाता है। एक दरख्त जो 3 साल की उम्र में टेढ़ा हो जाए और उसकी शाखें या उसकी जो तने हैं दाएं बाएं हो जाए, मैं आपको 30 साल देता हूं उसको सीधा करके लगा दे, जो 3 साल में टेढ़ा हुआ 30 साल में भी सीधा नहीं होगा। वो एक स्टेज होती है बच्चे की उम्र की, उस स्टेज में, उस ब्रैकेट में, उस एज लिमिट में अगर साथी कराम, वालिदैन, मुआशरा, मीडिया सब मिलके उसको एक डायरेक्शन दे दें तो फिर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप जाएगा और वो सोचने वाले थिंकिंग कम्युनिटीज होंगी। 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं उसमें थिंकिंग जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। और अगर सोचने का हुनर है, बोलने का हुनर यानी कम्युनिकेशन, और नंबर 2 थिंकिंग, और नंबर 3 वैल्यूज एंड इमोशंस, इन चीजों को लेके कोई बंदा दुनिया में बेरोजगार आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। ऐसे अफराद जिनके पास कम्युनिकेशन अच्छी है, जिनके पास सोच अच्छी है, थिंकिंग स्किल्स अच्छे हैं, तीसरा वैल्यूज और इमोशंस अच्छे हैं, दुनिया में मैंने अपनी जिंदगी में मैंने बहुत दुनिया में सैकड़ों मेरे विजिट्स हैं, मैंने कोई बेरोजगार इन 3 स्किल्स के साथ नहीं देखा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा प्रोफेसर साहब, जहां पर हम बात करते हैं, आपने अभी कहा कि उन चीजों में जो टॉप प्रायोरिटी थी वो ये थी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। प्रायोरिटीज होती है ना, जॉब देने की प्रायोरिटीज होती हैं। जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आप देखते हैं कि मुझे कौन सी वाली सबसे अच्छी लग रही है, पैकेज वाइज, टाइम वाइज या आपके डेजिग्नेशन वाइज। इसी तरह से रखने वाले भी देख रहे होते हैं कि कौन सा बंदा ज्यादा सूटेबल है। कम्युनिकेशन स्किल की जब हम बात करते हैं तो यकीनन इसमें स्कूल से लेके कॉलेज और कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी, इन तमाम का किरदार होता है। जब हम सिलेबस की बात करते हैं, बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ ज्यादा जोर दिया जाता है याद करने पर, सॉरी टू से रट्टा मारने पर। सिलेबस की एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं या फिर डिटेल वाले हैं, वो तमाम चीजें अच्छे से बच्चे को याद हैं। पेपर आ गए, पेपर्स हो गए, एग्जाम्स हो गए, उसके बाद आपकी डिटेल मार्कशीट आ जाती है। जिसके नंबर ज्यादा अच्छे होते हैं, आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स अगर अच्छे हो, आप कहते हो बच्चा बड़ा लाइक है, बड़ी अच्छी बात है। वो लाइक फाइक बच्चा जब जाता है अपना इंटरव्यू देने के लिए तो उसके हाथ पांव कांप रहे होते हैं, कभी खुजली कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। ये तमाम के तमाम बॉडी लैंग्वेजेस वो हैं जिससे वो ये फील करवा रहा होता है या जिससे वो समझ आ रही होती है कि बच्चा बड़ा ही हेजिटेशन में बैठा है और इसको कैसे मामलात को ये हैंडल करेगा। हमारी तो बहुत बड़ी कंपनी है। असल प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाता है जहां पे आपको कह दिया जाता है सॉरी आपको कॉल करके बता देंगे रखना है या नहीं रखना। यही एटीट्यूड होता है आपके साथ, कोई ये तो नहीं आपको कहता आप फेल हैं। अच्छा ये बताइए प्रोफेसर साहब कि सिलेबस को भी चेंज करने की जरूरत है। मैं मैट्रिक की बात नहीं कर रही, मैं तमाम ओवरऑल बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप मैट्रिक से कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू करते हैं, आप ICS कर लेते हैं, BCS कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप जब बैठ के काम प्रॉपर करने लगते हैं प्रैक्टिकली PC पे या अपने लैपटॉप पे, तो आपको करना नहीं आ रहा होता, क्योंकि आपके सिलेबस में तो हार्डवेयर पढ़ाया जाता है। आपके सिलेबस में तो एरर्स किस तरह आते हैं ये बताया जाता है, कितने हार्ड वाली कौन सी स्लाइड लगी हुई है, कितने हार्ड वाली कौन सी चिप लगी हुई है, आपको ये पढ़ाया जाता है। आपको ये तो बताया ही नहीं जाता कि आपने कैसे अपने आप को मैनेज करना है और प्रैक्टिकली काम कैसे करना है। तो प्रॉब्लम तो ज्यादातर हम खुद बच्चों में डाल रहे हैं। देखिए 2 चीजें हैं। पहली तो बुनियादी मतलब मैं ग्रास रूट से चीजों को उठाता हूँ। जैसे मैंने दरख्त की मिसाल दी आपको, कैरियर लिटरेसी की मिसाल दी, एक मिसाल मैं और आपको देता हूँ।
دیکھیں ہمیں حکم ہوا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، ہاں، اور یہ کہا گیا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، اور یہ کہا گیا کہ علم حاصل کرو تاکہ تم حلال اور حرام میں تمیز پا سکو، سیکھ سکو، اور یہ کہا گیا کہ علم حاصل کرو تاکہ لوگ تمہاری بات پر اعتبار کریں۔ یعنی ہمیں واضح طور پہ کہا گیا علم کے متعلق، اور ہم 10 12 16 18 سال کیا کرتے ہیں؟ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو سہیل وڈائی صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ ڈیوٹی ہماری جو ہے ہمیں کہا گیا کہ علم حاصل کرو، اور ہم اپنی ساری زندگی جوانی پوری تندہی محنت سے ہم تعلیم حاصل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو پھر ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ قیامت والے دن تمہارے نمازیں اور روزے تمہارے منہ پہ دے مارے جائیں گے۔ اسی طریقے سے 16 14 سال کی مشقت کے بعد لیے ہوئے کاغذ انٹرویو کے ٹائم، جاب کے ٹائم، ٹیسٹ کے ٹائم تمہارے منہ پہ دے مارے جائیں گے۔ وہ منہ پہ دے مارے جاتے ہیں پیار سے، کیسے؟ اچھا آپ کا سی وی رکھ لیا، خدا حافظ، انشاءاللہ آپ کو رابطہ کریں گے۔ تو یہ منہ پہ مارنے والی بات ہے، اور کچھ لوگ صاف صاف بھی کہہ دیتے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ ان بچوں کو حقیقی علم کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ جو بہت ساری بات آپ نے کمپیوٹر کی مثال دی نا، بہت سارے لوگ اکثر کہتے ہیں سائنس میں بھی، کمپیوٹر میں بھی، اور بھی شعبوں میں، کہ اصل میں ہم نے تو پریکٹیکل کیا ہے اور ہمیں پریکٹیکلی آتا ہے، تھیوری نہیں آتی۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تھیوری پڑھی ہے، تھیوری اور پریکٹیکل کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل کیا ہے؟ پریکٹیکل از امپلیمنٹیشن آف تھیوری، 3 لفظوں میں۔ ٹھیک ہے، تو اگر تھیوری ٹھیک آتی ہے تو امپلیمنٹ کر لیتا، اور اگر امپلیمنٹ ٹھیک کر لے تو تھیوری سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو تھیوری میں بڑا سٹرونگ ہے، پریکٹیکل کچھ نہیں ہے، یہ پریکٹیکل میں بڑا سٹرونگ ہے، تھیوری میں کچھ نہیں ہے، تو یہ ایک خام خیالی ہے لوگوں کی۔ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس آف ایجوکیشن۔ تھیوری کی امپلیمنٹیشن پریکٹیکل ہے، اور اگر کوئی کہے جی پریکٹیکل نہیں آتا تھیوری آتی ہے تو اس کا مطلب اسے تھیوری بھی نہیں آتی۔ تو ہمیں ایک ہارمونیس کمبینیشن، بلینڈ لینا چاہیے۔ اب تیسری جو بات آپ نے کی ہے وہ نصاب کے متعلق کی ہے۔ سلیبس جو ہے وہ اب ظاہر بڑے عرصے کے بعد تبدیل ہوا، سنگل نیشنل کیریکولم آ گیا، اس میں تھوڑا سا میں نے بھی کام کیا۔ تو سنگل نیشنل کیریکولم میں کوشش کی جا رہی ہے کہ بچوں کو سوچنے پہ آمادہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، انکوائری بیسڈ، کوشچن بیسڈ جو ہے ٹیکسٹ بک بورڈز میں بکس اس وقت بن رہی ہیں، جو فیڈرل کمیٹی ہے اس وقت وہ بھی کام کر رہی ہے۔ بکس کے مسودے آ چکے ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس۔ لیٹس سی کیا دسمبر سے پہلے کیا آتا ہے سامنے۔ وی آر ہوپ فل کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوگی۔ لیکن جب میں یونیسیف میں کام کرتا تھا 1990 سے 95 تک، اس وقت تک ہم نے ایک نیا نصاب بنایا تھا۔ 5 سال میں پروجیکٹ کا نام ہی تھا اصلاح نصاب۔ تو نصاب کو درست کرنے کا وہ منصوبہ تھا جس میں فیڈرل گورنمنٹ اور ساری صوبائی گورنمنٹ شامل تھی۔ تو اس وقت ہم نے 17 نئی بکس بنائی تھی جس میں نصاب کو انٹیگریٹ کیا گیا تھا، اس میں مربوط نصاب کا کانسیپٹ دیا گیا تھا۔ اور جب وہ بنا اس کے بعد وہ بہت اچھا تھا، اس کی رپورٹ بڑی اچھی آئی، اور وہ بہت ہی اچھی آئی، اور وہ اتنی اچھی آئی کہ وہ آج تک فائلوں میں کہیں پڑی ہوگی اسلام آباد میں۔ تو نصاب کے متعلق کوئی بہت زیادہ خوش فہمی کا ہم شکار نہیں ہے۔ بہت یہ سنگل نیشنل کیریکولم کے متعلق بھی پرویز ہودبائی سے لے کے اور ڈاکٹر شاہدہ تک سب نے آرٹیکل لکھے ہیں مختلف پیپرز میں، وہ بھی ہم نے پڑھے ہیں، اور ہم مختلف مذاکرات میں بھی گئے، تو دیکھتے ہیں کتنا بہتر ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب، جہاں پر ہم کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں، کانفیڈنس کی ہمیں اسکول میں بھی ضرورت ہے، ہمیں یونیورسٹی میں بھی ضرورت ہے، ہمیں کالج میں بھی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد جس کمپنی کو ہم نے جوائن کر کے ہم نے جاب کرنی ہے ہمیں وہاں بھی ضرورت ہے۔ تو اینڈ کیا نکلا، مورل کیا نکلا کہ کانفیڈنس بہت ضروری ہے۔ ہاؤ ٹو ڈیولپ یور کانفیڈنس؟ دیکھیے اعتماد جو ہے نا وہ اس کا آغاز ہوتا ہے گود سے۔ مثلا اکثر گھروں میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بچے کو روک دیا جاتا ہے، ٹوک دیا جاتا ہے۔ جب اس کا سٹارٹ ہی نہیں سے ہوگا تو پھر وہ اس کا جو کانفیڈنس ہے یعنی بالکل آغاز سے ہی زیرو ہونا شروع۔ تو وہاں سے لے کے ہیلتھ میں، ہیلتھ سیکٹر میں 3 ڈیز استعمال ہوتی ہیں وومن ہیلتھ کے متعلق۔ فرسٹ ڈیلے ایٹ ہوم، سیکنڈ ڈیلے ایٹ ٹرانسپورٹ، اینڈ تھرڈ ڈیلے ایٹ ہیلتھ فیسلٹی، ہاسپٹل، ڈی ایچ کیو، بی ایچ کیو جو بھی ہے۔ یعنی تینوں میں ڈیلے کی وجہ سے خواتین کی صحت کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ 3 ڈیز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے پوٹینشیل اور کانفیڈنس کے 3 ڈیز خود ڈیولپ کیے ہیں۔ اچھا، وہ 3 ڈیز ہے کہ پہلی ڈیتھ جو ہے کانفیڈنس اور ٹیلنٹ کی وہ گھر پہ ہوتی ہے۔ بالکل نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پہلی ڈیتھ وہاں پہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نیا پیدا ہونے والا انسان، اس بات کا ثبوت ہے کہ
खुदा बंदे मुताल बेहतरीन सलाहियत दे के उसको इस दुनिया में भेजता। बिल्कुल सही। पहली डेथ उस पोटेंशियल की, इनबॉर्न पोटेंशियल की, कैपेबिलिटी की, या प्री नेटल एजुकेशन में उसने मां की गोद में आने से पहले जो कुछ सीखा, उसकी पहली डेथ घर पे हो गई। सेकंड डी आता है तालीमी इदारे पे, तू बहुत होशियार है, बहुत सवाल करता है, बैठ जा चुप करके। वो टीचर ने उसकी सेकंड पोटेंशियल, उसकी सोच के ऊपर एक ऐसा वार किया कि दूसरी डेथ पोटेंशियल की वहां हो गई। रही सही कसर जो है किसी भी, वो चाहे वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, एजुकेशन में काम कर रहा है, मीडिया हाउस में काम कर रहा है, तो वो भी नया नया पढ़ के आया, तो जरा 6 महीने लगा ना, सब तेरी अकल ठीक हो जाएगी। तो रह ऐसा पोटेंशियल जो है वो तीसरे वार पे मर्डर हो जाता है। सो दीज 3 Ds नीड टू बी स्टॉप्ड अगर हमने अपनी आने वाली नस्लों में एतमाद जो है वो बढ़ाना है। और अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो ऐसे ही होता रहेगा जैसा हो रहा। अच्छा, ये बताइए प्रोफेसर साहब, बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने जो कॉन्फिडेंस को आपने डिजाइन किया है अपने अल्फाज में, 3 स्टेप्स में, बड़ा अच्छा लगा मुझे, और यकीनन ये हकीकत पर मबनी है। हम आने वाले शख्स को वेलकम कहने को क्यों तैयार नहीं है? सवाल मेरा आपसे ये है। जबकि वो शख्स जब आएगा, हम उसे वेलकम करेंगे, हम उसे अच्छी और बुरी बात बताएंगे, हम किस तरह से ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सिंपल सा ग्लास है, इस ग्लास को कैसे उठा के कैसे पानी पीना और वापस कैसे रखना है, जब तक हम उसे ये बताएंगे नहीं और उसके उठाने में सिर्फ और सिर्फ तनकीद हम करेंगे और वो रोब हम झाड़ेंगे, तो प्रॉब्लम तो हम उसके लिए नहीं, अपने लिए पैदा कर रहे हैं एट द एंड। इस पर मैं चाहती हूं कि आप इस पूरी कौम की, हम समेत, हम तमाम लोग, यकीनन मुझसे और आपसे मिलकर मुआशरा बनता है ना, इस मुआशरे की तरबियत कीजिए। मैं खामोशी से बैठी हूं कि आने वाले शख्स को आप वेलकम क्यों नहीं कहते? आने वाले शख्स को आप ये क्यों चाहते हैं कि रोब और दबदबे से बिठाया जाए, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करता है, ज्वाइन करता है, या किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, या किसी मीडिया हाउस को ज्वाइन करता है? क्यों ऐसा रवैया है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग अपने अपने खौल में जिंदा हैं, जकड़े हुए, जंजीरों से जकड़े हुए। बिल्कुल Yes. सही। जब तक हम उससे नहीं निकलेंगे तो उस वक्त तक बड़ा मुश्किल है। और ये कॉन्फिडेंस सेक्टर पहले हो चुका होता है। रही सही कसर उस खौल के बाद मैं जगह नहीं देता, स्पेस नहीं देता, वेलकम नहीं करता, इनकरेज नहीं करता, वो और बढ़ जाती है। उसके बाद नतीजा क्या होता है कि हम एक इंडस्ट्रियल स्लेव पैदा करते हैं। ये एक टर्म है जो अक्सर हम कहते हैं कि जो फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी MNCs के मतलब ख्वाब देखते हैं और वहां पे जॉब करके बड़े खुश होते हैं, उनको उनकी जो है ना 25 साल से लेके 60 साल की जिंदगी को अगर एक पूरा ट्रैक में स्टडी किया जाए तो वो बिल्कुल इंडस्ट्रियल स्लेव से स्टार्ट करते हैं और इंडस्ट्रियल स्लेव पे ओहदे चेंज होते रहते हैं, फैसिलिटीज बढ़ती रहती हैं, इधर से वो इंडस्ट्रियल स्लेव होते हैं। जब तक इस प्रोसेस को हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं लेकर आएंगे, जब तक हम उन्हें खुद एतमादी के साथ अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करने की इजाजत नहीं देंगे और उसमें प्रमोट नहीं करेंगे, उस वक्त तक यही होता रहेगा। एक और मिसाल, बड़ी ग्रास रूट की मिसाल मैं आपको दे रहा हूं कि रिस्क के जो 10 हिस्से हैं जी, उसमें से 9 हिस्से तिजारत में हैं, ठीक है, और 1 हिस्सा मुलाजमत में है। बिल्कुल सही। जबकि जो लोग हैं वो 9 हिस्से जो हैं वो मुलाजमत की तरफ जा रहे होते हैं और 1 हिस्सा जो है वो तिजारत की तरफ जा रहा होता है। ऐसा ही, मीनिंग देयर बाय कि जो 90% मालपानी है, रिसोर्सेज हैं, उसके लिए 10% लोग जाते हैं, वो बहुत आगे चले जाते हैं। ठीक है। दुनिया में जो भी नेशंस हैं, मैं इशारतन कह रहा हूं कि दुनिया में इस वक्त अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो जो भी नेशंस इकोनॉमी में लीड कर रही हैं, टॉप इकोनॉमीज हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप को और बिजनेस को और तिजारत को फरोग देती हैं। बिल्कुल सही है। और जो भी नेशंस जो हैं वो योर्स ओबीडियंटली वगैरह वगैरह की एप्लीकेशन लिखाना सिखाते हैं, वहां पे गुलाम पैदा होते हैं इंडस्ट्रियल, और वैसे ही रहेंगे, पीछे रहेंगे। मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में MBA और मास्टर्स के और MPhil के जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें करियर काउंसलिंग के अलावा प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जाता हूं। ठीक है। और मुझे एक लाहौर से बाहर एक किसी दूसरे शहर में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फाइनल क्लास, MPhil बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फाइनल क्लास की इमोशनल इंटेलिजेंस पे ट्रेनिंग का मौका मिला। तो मैंने पूछा कि अच्छा ये बताएं आपका ये 2 महीने का कोर्स है, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी हमें सर पिछले 1 हफ्ते CV बनाना और एप्लीकेशन लिखाना सिखाया गया है और हम बहुत अच्छी लिख लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा आप बताएं। जब सबने सेम जवाब दिया तो मैं वहीं पे ऐसे सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा तूने 4 साल बिजनेस पढ़ा है और अब एप्लीकेशन लिखना सीख और अब तू जॉब के लिए योर्स ओबीडियंटली के लिए जाएगा, तो 4 साल क्या झक मारा है?
या आइंदा सारी जिंदगी झक मारना। ठीक है, ठीक यू है। शुड गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तूने मार्केटिंग में किया, यू शुड डेवलप अ मार्केटिंग स्टार्टअप। आप MIS में गए को MIS का स्टार्टअप लो। बिल्कुल सही है। एंड पीपल आर देयर टू हेल्प। बहुत सारे इनोवेशन फंड हैं, बहुत सारे कंपटीशन है जिसमें बच्चों को अब तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिल गई है। इफ यू हैव अ गुड आइडिया, देयर आर लॉट मेनी पीपल टू सपोर्ट यू। तो अब यूनिवर्सिटी लेवल पे जब मैं 4 साल BS करता हूं, BBA करता हूं, बिजनेस पढ़ता हूं, उसके बाद मैं ये सिखाया जा रहा है और मैं सीख रहा हूं फखर से कि अच्छा CV रिज्यूमे कैसे बनाना है और जॉब हंटिंग कैसे करनी है। सो दिस इज अनदर अनफॉर्चुनेट पार्ट। सॉरी, ये बातें ज्यादा तल्ख हैं, बस मैं रियलिटी में हकीकत है, ये हकीकत तो है। बच्चों, आपने जो शोबा चूज करना है उस शोबे के मुतालिक अच्छे तरीके से जानिए, उसके मुतालिक अच्छे तरीके से। मैं एक मिसाल देता हूं, ऐसे ही ढूंढिए जैसे आपकी छोटी बहन आपको कहती है कि भाईजान वो मून मार्केट के पास, वो इधर नुक्कर के ऊपर, एक प्लाजे के नीचे एक फलाना दही बल्ले वाला है, उसके बड़े मजेदार होते हैं, उसे ढूंढ के लाना। इसी तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आपको सूट करता है प्रोफेशन, उसको चूज करें, ढूंढें, तलाश करें, वर्क गर्दानी करें, मदद लें, रहनुमाई लें, पढ़ें, दुआ करें और उसके बाद उस पर डट जाएं। लोग आपको घर से आ जाएंगे मुलाजमत देने के लिए। बिल्कुल ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयड रह जाएं। जबरदस्त। लॉकडाउन की जब हम बात करते हैं और जैसे कि हमने इकोनॉमी के हवाले से बात की है, तो यकीनन लॉकडाउन के डेज में बहुत से लोग, मेजॉरिटी परेशान रही। और यकीनन जब इंसान परेशान होता है या जब एक शख्स को कमरे में बंद कर दिया जाता है और दरवाजे को कर दिया जाता है लॉक, तो उस टाइम उसके जहन में ये सोचें आ रही होती हैं कि अब मैंने बाहर निकलना कैसे है। विंडो के जरिए निकलना है, इस डोर के जरिए निकलना है, या कोई और रास्ता निकालना है। यानी जब रास्ते बंद हो जाती हैं तो वहां से रास्ते खुलना स्टार्ट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ये बताइएगा कि लॉकडाउन में बहुत से लोग परेशान हुए और बहुत से ऐसे लोगों को मैं जाती तौर पे जानती हूँ प्रोफेसर साहब, जिन्होंने अपने लिए नई राहें खोली, अपने बिजनेस को ऑनलाइन डेवलप किया। और छोटे छोटे बच्चे 20 इयर्स, 21 इयर्स, 19 इयर्स, ये एजेस थी उनकी, और बेहतरीन तरीके से उन्होंने अर्न किया और अर्न कर भी रहे हैं। और उससे भी मजे की बात यह है कि वो बच्चे बड़ों को सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें जब कोई सही बात बताई जाती है तो सबसे पहले रुझान और जो कॉन्सेप्ट है और जो बिहेवियर आपको फेस करना होता है वो ये होता है, अच्छा हुन मैनू दस्से, अब मुझे बताना है आपने कि कैसे बात करनी है। ये हमारी बदकिस्मती है। अच्छा, 20 मिनट पहले मैंने आपको कहा था कि अगर 3 स्किल्स हों किसी के पास भी तो बेरोजगार नहीं रहता। अब लॉकडाउन में जो आपने सिचुएशन, जिसके पास कम्युनिकेशन अच्छी थी, हाँ, ICT समेत, जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस थी, ठीक है, और जिसके पास थिंकिंग स्किल थी, उसने सोचा और उसी सूरत हाल में कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया। अब मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूं कि हमारे 25 साल जो है ना वो अप्रैल में पूरे हुए, हमारे जो हम काम करते हैं अपना प्राइवेट। अच्छा। और हमें 2500 लोगों ने मना किया कि आप तकरीबात ना करें, आपने प्लान की हुई है साल से, लेकिन हमने 25 दिन पे मुहित 25 साल तकरीबात की, ऑनलाइन की। और एक छोटा सा सेलिब्रेशन रूम बनाया, वहां पे डोली लोग आते थे, रिकॉर्डिंग करवाते थे, और पूरी दुनिया में जहां भी हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, सबने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। ओवर 10,000 पीपल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। सिर्फ बात यह है कि अगर थिंकिंग स्किल्स इंसान को दे दिए जाएं तो कुछ न कुछ वो कुछ न कुछ कर लेता है। लेकिन वबा में बाज़ ऐसे होता है कि आप लॉकडाउन है और आपको परमिशन नहीं है, आपकी लिमिटेशन भी है, तो हेल्थ सबसे पहले, जिंदगी पहले, लिमिटेशन जरूर थी। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान के नौजवानों ने इस दौरान काफी नया काम किया, और जिन लोगों ने इससे इस्तेफादा किया उनमें मैं भी हूं। मैंने मैंने 4 ऑनलाइन, पूरे डिफरेंट कंट्रीज से 4 ऑनलाइन कोर्सेज किए इसी लॉकडाउन में। अच्छा। 8 नई किताबें पढ़ी मैंने। अरे वाह। और इस किस्म की बेशुमार चीजें। मैंने 22 शहरों में सफर किया, 22 शहरों में तो टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, स्कूलों की मदद के लिए, या और बहुत सारे मामलात के लिए। तो वबा से बचना, एहतियात करना वाजिब है, लाजिम है, लेकिन उसके साथ साथ अपने हेड को अपने शोल्डर्स पे, मेंटेनिंग हेड ऑन योर शोल्डर्स, थिंकिंग पॉजिटिवली और एंजॉयिंग योर स्किल्स, वो भी साथ साथ जरूरी है। अगर ऐसा है तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती, कोई तगो-दो ज्यादा नहीं करनी पड़ती, इंसान कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। मैं समझता हूं कि जो स्किलफुल लोग थे वो स्टेबल रहे, और जो स्किलफुल नहीं थे अब वो प्रॉब्लम में रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जहां पर हम बात करते हैं कि आपने लॉकडाउन के दौरान क्या क्या किया, तो आपने बताया कि मैंने बुक्स भी पढ़ी हैं और सारे का सारा सिलसिला जो है आपने सुनाया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्रोफेसर साहब, जब आपने मैट्रिक किया तो उस टाइम आपने अपना टारगेट बनाया हुआ था कि मुझे किस तरफ जाना है, या उसमें पेरेंट्स का किरदार था?
आपकी अपनी जाती सिचुएशन क्या थी? अच्छा, मैं सच ही बता देता हूँ। सच्ची मैट्रिक तो दूर की बात है, जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी तो मुझे नहीं पता था कि ग्रेजुएशन क्या होती है, ये सब्जेक्ट्स हमें क्यों पढ़ाए गए हैं, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। आई वॉज नॉट अवेयर। अच्छा। ऑल्दो मैंने अंडर 19 ग्रेजुएशन कर ली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया गया, किस शोबे में जाना है, किस एरिया में जाना है। और बस पढ़ रहे लाइक मिलियंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स। आई वाज आल्सो नॉट अ स्टूडेंट। ओके। फिर जरा कुछ 6 महीने साल जब धक्के खाए तो फिर डिस्कवर किया। फिर उसके बाद अल्लाह ने रहमत की, सोचा गौर किया, तो फिर उसमें एजुकेशन के शोबे में यूनिसेफ में काम शुरू किया। वहां से फिर हमें रहनुमाई भी मिली, गाइडेंस भी मिली, और फिर सारी उम्र के लिए तय किया कि अब ना किसी दूसरे मुल्क जाना है, ना किसी दूसरे शोबे में रहना है, यही एक शोबा है, इसमें रहना है। तो मैं समझता हूँ कि एक मौका था ऐसा कि जिस वक्त बहुत ही डिस्ट्रप्टेड था मैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, और उसके बाद भी किसी ने गाइड नहीं किया। और उसकी रिटेलिएशन है कि अब मैं हजारों स्टूडेंट्स को, यूथ को जाके मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े सेमिनार करता हूँ और गाइड करता हूँ कैरियर काउंसलिंग और डेवलपमेंट के हवाले से। बिल्कुल, अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। फर्स्ट सक्सेस स्टोरी यकीनन अब तक बेशुमार होंगी, लेकिन फर्स्ट स्मॉल सक्सेस स्टोरी ये है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बीकॉम पार्ट 1 में, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। बीकॉम पार्ट 1 में, ओके। और उस वक्त ना ये बात है 87 की। अच्छा। तो उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ममालिक से ना स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए। ठीक है। तो वहाँ जो प्रोफेसर थे वो उर्दू में पढ़ाते थे, उर्दू उनको आती नहीं थी, और सही नहीं आती होगी ना। हाँ, और वो अंग्रेजी जो है वो प्रोफेसर साहब को ज्यादा नहीं आती थी। अच्छा। तो वो लोग रोज ही परेशान हो रहे होते थे, कॉरिडोर में बैठे होते थे। तो पहला स्टार्ट मेरा वहां इत्तेफाक से ये हुआ कि उन सारे लोगों को, कोई 30 के करीब जो फॉरेनर्स थे, लड़कियां लड़के, उनको मैं वही पढ़ाता था जो मैं पढ़ रहा था, और उसके बाद जो मुझसे सीनियर थे, जो मैंने 2 साल बाद पढ़ना था, वो भी पढ़ाता था। अच्छा, आपकी अपनी भी साथ लर्निंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रही थी। तो उन स्टूडेंट से मैंने स्टार्ट किया। वाह। दूसरी बात यह है कि मैंने डे ड्रीमिंग की थी कि मैं एक आम सी फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मैं दुनिया विजिट करूंगा, और वो अल्लाह ताला ने ख्वाब पूरा किया। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, या टूरिज्म मेरा शौक है, हॉबी है, उसकी तरफ से मैंने पूरा सारे बर आज़म विजिट कर लिए। वेरी गुड। फिर मैंने जब यूनिसेफ छोड़ा तो एक इरादा किया कि एक बहुत बड़ा इदारा बनाऊंगा जो टीचर्स को ट्रेन करेगा। उसने हजारों टीचर्स को ट्रेन किया। फिर मैंने कहा नहीं, मैं एक स्कूल बनाऊंगा जहां पे बच्चों की मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को सही वक्त पे हम ग्रो करेंगे। ठीक है। अल्लाह ने करम किया, वो बना, और इस वक्त बहुत अच्छा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। 12 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते रहे, 35 साल का तजुर्बा है आपके पास पढ़ाने का। ये बताइए कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके क्या मसाइल हैं? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सबसे बड़े मसाइल वही हैं जो कैरियर रिलेटेड हैं। उनको जहां दाखिला मिल जाता है वो ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कैरियर के प्रॉब्लम्स हैं? सबसे ज्यादा जो मसाइल हैं वो एफएससी करने के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे जाने में है। सबसे ज्यादा मसाइल है कैरियर। यानी एफएससी के बाद आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन जाते हैं, जिसमें आपने बीएस प्रोग्राम में जाना है, और उसके बाद आपने आगे जाना है। तो उस वक्त ही सही इंतखाब नहीं होता। ठीक है। एक रियल वाकया है, भावलपुर के एक यूनिवर्सिटी है मशहूर सी, उसके मास्टर्स डिग्री साइकोलॉजी की, मास्टर्स की फाइनल क्लास की बच्चियों की ट्रेनिंग हो रही थी। तो एक बच्ची से को उठाया गया, और ट्रेनर मेरे दोस्त हैं, उन्होंने पूछा कि बेटे आप ये क्यों कर रही हैं एमएससी साइकोलॉजी? तो उसने कहा मेरी अम्मा ने कहा था। तो उसने पूछा तुम्हारी अम्मा को साइकोलॉजी के स्पेलिंग आते हैं? हाँ। तो कहती वो तो स्कूल ही कदा नहीं गई। तो एक और लड़के को पूछा तुमने यहाँ पे दाखिला ले लिया साइकोलॉजी में, तुम मास्टर्स कर रहे हो, कि क्यों किया? तो उसने कहा जी मेरा दोस्त दाखिला ले रहा था, तो मैंने कहा इकट्ठे मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे, तो इसलिए ले लिया। जब हमारे नौजवान इस बेस पे दाखिला लेंगे कि मोटरसाइकिल पे इकट्ठे चले जाना है, या मेरी सहेली यहाँ पे दाखिला ले रही है, तो फिर उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लें कि यूनिवर्सिटी पे क्या हाल होगा। दूसरा मेन चैलेंज जो है वो रिसर्च का है। रिसर्च का है। यूनिवर्सिटीज रिसर्च को इनकरेज नहीं करती, प्रमोट नहीं करती, अपॉर्चुनिटीज नहीं देती। जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑरिक बनाए हुए हैं, जो रिसर्च एंड इनोवेशन का सेंटर बनाया हुआ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, वो बहुत मुतहरक नहीं है। चंद यूनिवर्सिटीज के अलावा बहुत मुतहरक नहीं है। जब तक ऑरिक मुतहरक नहीं होगा, रिसर्च को हम प्रमोट नहीं कर सकते। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज में हम यही कहते हैं उनको कि ऑरिक को मजबूत करो, रिसर्च को प्रमोट करो, इनोवेशन को प्रमोट करो, कमर्शलाइजेशन को प्रमोट करो। ठीक है। अगर वो नहीं करोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे। मैं समझता हूँ बच्चे अगर 2 चीजों पे, एक सही इंतखाब शोबे का वो कर लें,
اور دوسرا تحقیق میں شامل ہو جائیں. تحقیق میں شامل ہو جائیں. تحقیق میں. ٹھیک ہے. جب کہتے ہیں نا کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے. میراث ہے. ریسرچ کیا ہے؟ دوبارہ ڈھونڈنا. دوبارہ ہم کس چیز کو ڈھونڈتے ہیں؟ جو کہ گم بھی ہوتی ہے. تو گم شدہ میراث کو تلاش کرنا شروع کر دو. دنیا میں تمہاری جیسی قوم ہی نہیں ہے. میں بہت زیادہ اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور میں 100 سے زیادہ ملکوں کے لوگوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں اور رابطے میں ہوں. اس کے باوجود مجھے کنوکشن کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اتنے پوٹینشیل والے, جینیٹیکلی اتنے پوٹینشیل والے لوگ دنیا میں شاید ہی کسی ملکوں میں ہوں جتنا کہ یہ انڈس ساگا میں رہتے ہیں یا بر صغیر پاک و ہند کے کچھ حصے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا پروفیسر سجاد حیدر صاحب, جہاں پر ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں کوشچن میرا سیم ہے لیکن کسی اور انداز میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ انڈسٹری کو کس چیز کی ضرورت ہے, انڈسٹری کو کس طرح کا پالش بندہ چاہیے. یہ ریکوائرمنٹس انڈسٹری صحیح طرح سے نہیں بتاتی, جو میری ریسرچ ہے, جو میں نے سنا ہے. تو آپ اس میں میری کریکشن کیجئے کہ آخر انڈسٹری کو کس چیز کی ضرورت ہے یا کس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے. وہ اپنی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ کو جب تک صحیح طرح سے شو نہیں کرے گی اکیڈمیا کو, تو وہاں سے بچے کیسے آپ کو ملیں گے؟ یہ درست کہہ رہی ہیں آپ کہ انڈسٹری بھی بہت زیادہ اپنا رول پلے نہیں کر سکی. جو برج ہے, کوآپریٹو بیہیویئر نہیں ہے, کوآپریٹو نہیں ہے. جو برج ہے لاہور چیمبر آف کامرس میں یا فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں, دونوں میں ایجوکیشن کمیٹی میں ہوں, فیڈریشن لیول پہ بھی اور لاہور میں بھی, وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ فقدان ہے کہ لنکیج کم ہے, آپس میں مل کے بیٹھتے نہیں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. تو اس کو میکسیمم کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. بالکل. آئی ٹی کی انڈسٹری ہے, میں مثال دیتا ہوں. ہم میٹرک کمپیوٹر سائنس فرسٹ ایئر آئی سی ایس, بی سی ایس وغیرہ وغیرہ کرواتے ہیں, بی ایس کرواتے ہیں. لیکن دنیا کہاں چلی گئی ہے اس وقت؟ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے پاس, میں اکثر کہتا ہوں مزاحیہ انداز میں, کہ 2.5 پروفیشنز میں ہم کام کر رہے ہیں. اچھا. میڈیکل, انجینئرنگ اور تھوڑا سا آرٹس ہے, کمپیوٹر سائنس. ٹھیک ہے. 2.5 پروفیشن پہ ہماری پوری بیس, پورے ملک میں اگر 26 لاکھ بچہ امتحان دیتا ہے سال میں, تو 26 لاکھ میں سے شاید کوئی 25.5 لاکھ وہ 2.5 پہ بیس کرتا ہے کہ میٹرک کے بعد داخلہ. جبکہ 2,500 سے زیادہ پروفیشنز آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وی آر لیس دین 1%. بالکل صحیح. ہمیں آنے والے دنوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہمیں ریموٹ سینسنگ کے ایکسپرٹس چاہیے. بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں پروفیسر صاحب کہ آنے والے دنوں میں کس چیز کی ضرورت ہوگی, اور یہ خصوصی طور پہ اسٹوڈنٹس کے حق میں بڑی اچھی بات ہو رہی ہے. یہ جو میٹرک اور انٹر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں, جو ان کا ابھی رزلٹ آ گیا, کچھ کا آنے والا ہے, وہ اس کو غور سے سنیں. جیسے ٹائپسٹ ایک پروفیشن ہوتا تھا جو 100 سال سے زیادہ رہا اور اب اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے, آنے والے دنوں میں سینکڑوں جابز ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی, نہیں رہیں گی جو اب موجود ہیں. ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس چاہیے, ہمیں ورچوئل ریالٹی کے ایکسپرٹس چاہیے, ہمیں ڈیپ لرننگ کے ایکسپرٹس چاہیے, ہمیں انٹرنیٹ آف تھنگس کے ایکسپرٹس چاہیے, ہمیں پائتھون بیس پہ اسٹڈی کرنی چاہیے. ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو 2-3 مہینے کے کورسز کر کے اور بعد میں سرٹیفکیٹ لے کے گھومتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو جدید ٹیکنالوجی کے تحت جو ہے وہ سکل ڈیولپ کرنا ہے. میں یہاں 2-3 ادارے ہیں, حکومت پنجاب کا ادارہ ہے پنجاب سکل ڈیولپمنٹ فنڈ, پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل اور ٹیپٹا, ان سے رجوع کریں. فیڈرل لیول پہ نیپٹیک بہت اچھا کام کر رہا ہے, جو نیشنل کمیشن ہے ووکیشنل ٹریننگ کا اور ٹیکنیکل ٹریننگ کا, اس کے ساتھ رابطہ کریں. بہت اچھے کورسز کروا رہے ہیں اور فری میں کروا رہے ہیں. اور یہ فریش میٹرک والے بچوں کے کام آنے والی یہ مختلف لیول پہ, میٹرک اور انٹر دونوں لیول پہ یہ کورسز ہو سکتے ہیں. وہ کورس کریں, 6 مہینے کا, سال کا کورس ہے. اس کے بعد آپ کو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی بہت اچھی جابز مل سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکسپرٹس چاہیے اردو کے, ایکسپرٹس چاہیے سائیکالوجی کے. آج سے 5 سال بعد آئی ٹی کی وجہ سے ڈسٹرب, سائیکولوجیکلی ڈسٹرب جو پیشنٹس ہوں گے, ان کو ڈیل کرنے کے لیے سائیکو آئی ٹی ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے. ہمیں سائیکو نیورو اینڈوکرنولوجسٹ چاہیے ہوں گے, ہمیں کلائمیٹولوجسٹ چاہیے ہوں گے, ہمیں مصنوعی بارشیں کرنے والے بندے چاہیے ہوں گے. ہمیں یہاں یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے حوالے سے CCD ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, جو کلائمیٹ کمپیٹیبل ڈیولپمنٹ,
उसके एक्सपर्ट चाहिए होंगे, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक्सपर्ट चाहिए होंगे। हम ये इंजीनियरिंग और मेडिसिन के खौल से बाहर नहीं निकलेंगे तो ऐसे ही हम परेशान होते रहेंगे और हमारे पेरेंट्स भी बुरा भला कहते रहेंगे कि इस बच्चे ने देखो 1000 नंबर लिए और इसको दाखिला नहीं मिला, और इस बच्चे ने BS कर लिया, इसको जॉब नहीं मिली। उससे बचने के लिए आप हकीकी इल्म की तरफ मुतवज्जो हों, आप जदीद उलूम की तरफ मुतवज्जो हों, जिस शोबे में है उसको जिद्दत के साथ, इनोवेशन के साथ, खूबसूरती के साथ, आज के दौर के तकाजों के साथ सीखें और दूसरों तक पहुंचाएं। और इन हवालों से आप यकीनन दुनिया में खुद भी कामयाब होंगे, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली भी सक्सेसफुल होगी और प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सज्जाद हैदर साहब आपका। वेलकम। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं आपका और कोहिनूर का भी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।